सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी घटनाएं मुझे बतानी है तो आप उन्हें भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। जीत, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, जीत ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ तुम, मेरी कसम है, ध्यान रखो कुछ हो न जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। ज्योति ने लंबी सांस लेते हुए कहा और जीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, जान ये स्पीड तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें हवा से बातें कराऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। ज्योति खामोश हो गई। दरअसल ज्योति और जीत की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। दोनों ही इलाहाबाद के रहने वाले थे। एक ही बैंक में साथ साथ काम करते थे। एक दूसरे को पसंद आ गए और उन्होंने घर वालों से बात करी तो घर वालों ने भी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुलदेवी के दर्शन करने के लिए अपने पुश्तैनी गांव मिश्रिक, जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है, वहां जा रहे थे। वो दोनों एक गाड़ी में थे और बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में। चलते चलते शाम होने को आई थी और सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा ज्योति के जिस्म को छू रही थी और फिर खामोशी तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड धीमी करके जीत अपनी जीवन संगनी की खूबसूरती निहारते हुए बोला, ओए अब तो अपनी आंखें खोलो, देखो स्पीड कम कर दिया है। ज्योति अब भी आंखें बंद करके लगातार कुछ बुदबुदाए जा रही थी। शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो लोग जिस सफ़र पर निकले हैं वहाँ से सही सलामत पहुँच जाएं और वापस आ जाएं। ज्योति, ज्योति क्या कह रही हो? उसने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। ज्योति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखें अपने पति जीत से हज़ारों सवाल कर रही हो। जीत ने फिर से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। ओह यार, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर। जीत ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा। कितनी दूर अभी और जाना है? आप मुझ पर नहीं अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो प्लीज़। ज्योति ने बोला, जो हुक्म मेरे सरकार का। जीत ने चुस्की लेते हुए कहा, अभी और आगे भी जाना है। सूरज ढल चुका था और पूरी तरीके से रात हो चुकी थी। सुनसान रास्ते पर 2 गाड़ियां दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था और तभी जीत का मोबाइल अचानक बज उठता है। ज्योति प्लीज़ फ़ोन देखना किसका है? पापा जी का, ज्योति ने कहा। ज्योति ने फ़ोन रिसीव करा और पूछा, पापा जी क्या कोई बात हो गई है? हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक दर्द होना चालू हो गया है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अरे पापा यहाँ पर? बेटा जीत के पास दवाई है, उससे कह दो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक ले, माँ को दवाई खिला दे, फिर चलते हैं। ज्योति ने जीत को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीत अपनी गाड़ी रोक दी और पीछे वाली गाड़ी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों के गेट खोलकर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हो पापा मेरे को? जीत जल्दी से पास आकर बोला, पता नहीं बेटा, अचानक से ही तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरे बैग में पेन किलर रखी है, दे तो ज़रा। ज्योति जल्दी आओ, मेरी हेल्प करो। ज्योति और जीत दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और जीत बैग से पेन किलर लेकर मम्मी के पास गया और मम्मी को उसने दवाई दी। चलिए पापा, अब यहाँ से निकलते हैं, पता नहीं मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ ये जगह अजीब सी लग रही है, चारों तरफ खाली जंगल, ऊपर से इन अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। इतना कहकर जीत के पापा ने ड्राइवर से गाड़ी चलने के लिए कहा। जीत भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ज्योति ने पूछा, दवाई दे दी? हाँ। वो बार बार चाबी घुमा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ज्योति ने बोला, क्या वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्या हुआ, चिंता मत करो। जीत के बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ज्योति बहुत ही परेशान और डरी हुई बैठी थी। अब क्या होगा जीत, अब हम क्या करेंगे? ज्योति ने डरे सहमे लहजे में पूछा। पता नहीं ज्योति, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया।
एक काम करो, तुम बैठो, मैं चेक कर लेता हूँ। इतना कहकर जीत ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करी, ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ यार बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति, अगर मैं बाहर नहीं गया तो गाड़ी चेक कैसे करूँगा? तुम रिलैक्स होकर बैठो, मैं देखता हूँ। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ज्योति के हाथों से छुड़वाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी जीत गाड़ी चेक कर ही रहा था कि तभी ज्योति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? देख रहा हूँ बस, अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, ज्योति ने इधर उधर देखते हुए बोला। पर यहाँ तो कोई है भी नहीं, हम मदद कैसे लें? ज्योति की बात बीच में काटते हुए जीत बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। शायद कोई बुजुर्ग उनकी तरफ चला आ रहा था। पास आकर वो खुद ही बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बाबा, बताइए तो ज़रा, कोई कार रिपेयरिंग की दुकान है क्या आसपास? बेटा आसपास तो कोई दुकान नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में ही कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? ज्योति सकपकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया था। ज्योति पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। बुजुर्ग की बातें सुनकर और भी डर गई और उसने जीत से कहा, एक काम करते हैं, हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर जीत इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था और उसने बोला, रिलैक्स यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरी तो दूसरा भूत तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? मजाक मत करो प्लीज़, भगवान के लिए कभी तो सीरियस रहा करो। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, अभी आता हूँ। ज्योति गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है कि तभी जीत का फ़ोन बजता है। हेलो हेलो, हाँ हाँ पापा, आप लोग कहाँ पर हैं? बेटा हम लोग तो बहुत आगे आ गए हैं, बस पहुँचने वाले हैं। आप लोग हो कहाँ? पापा जी, हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग भी रास्ते में ही हैं। अरे नहीं, जीत को फ़ोन दो बेटा, कहो तुम लोग वापस आ जाएं। जी पापा जी, आपकी जीत से बात करवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति गाड़ी से बाहर आई। लो पापा का फ़ोन है। लेकिन जीत गाड़ी के पास था ही नहीं। जीत कहाँ हो तुम, कहाँ गए? लेकिन जीत का आता पता ही नहीं था। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, जीत पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। ठीक है बेटा, फ़ोन रखो, हम अभी आ रहे हैं वापस। ज्योति बदहवास सी होकर सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। जीत कहाँ गए तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, कहाँ गए? अभी वो कुछ समझ पाती कि तभी एक साया उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था और हाथ भी खून से लथपथ थे। कौन हो तुम? ज्योति, मैं जीत, भाग जाओ यहाँ से, प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से। ज्योति के तो होश ही उड़ गए। लपक कर वो जीत के गले से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। तुम कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? ये सब किसने किया? प्लीज़ बोलो। ज्योति, इस समय कुछ मत पूछो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। पर तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? कुछ मत कहो और बस चली जाओ। वो उसे जाने के लिए कह रहा था कि उसके सामने 2 साए आकर खड़े हो गए। प्लीज़ मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। ज्योति भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और ज्योति वहाँ से भाग पड़ती है। अनजान इलाके की अनजान सड़क पर न रास्ते का पता, ना ही मंजिल का, बस वो भागे चली जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। बस वो बार बार पीछे मुड़कर देखती जा रही थी। वो दोनों साए उसका पीछे किए जा रहे थे। तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसके सर पर उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी और उससे ब्लड निकल रहा था। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे। ज्योति की आंख खुलती है तो उसके सामने उसका पूरा परिवार बैठा था। अरे मैं यहाँ कैसे? ज्योति ने हैरानी से पूछा। जीत ने पूरी घटना उसे समझा दी, किस प्रकार पापा वहाँ समय से पहुँचे और सबने मिलकर ज्योति को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए। ज्योति ने उन दोनों साए के बारे में पूछा तो जीत ने कहा, शायद वो लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा, मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली थी। तुम तक वो पहुंच पाते उससे पहले हम लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आए।
ज्योति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी पापा बोले, चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे में हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब लोग चले गए। जीत ने ज्योति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। इतना कहकर उसने ज्योति को अपने गले लगा लिया। ज्योति का मुंह गुस्से से तमतमा गया और आंखें खूनी हो गई। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए जीत को पीछे की तरफ धकेला। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने आती हूँ, पर ध्यान से ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, समझ गई, वैसे भी तुम अपना ख्याल रखो, चोट तुम्हें भी लगी हुई है। ज्योति जैसे अपने आप में ही गुम थी। ज्योति का ऐसा बर्ताव जीत को अचंभित कर गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से वो निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे तो ज्योति भी आकर नाश्ता करने लगी। ज्योति बोली, मम्मी जी मुझे अंडा खाना है। वैसे तो ज्योति कभी नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभार खा लेती थी। बेटा आज हमें कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाना है, कल खा लेना। जीत की माँ बोली, नहीं माँ मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। जीत गुस्से से बोला, आधे घंटे में निकलना है और तुम कह रही हो तुम अंडा खाना है, कल खा लेना ना। पर ज्योति जिद करने लगी, ये क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ नहीं आता है क्या, हम लोग आज ही जाएंगे। जीत थोड़ा झल्ला कर बोला और ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई और एक बार फिर से उसकी आंखों में खून उतर आया और वो कुछ और कहती कि तभी पापा जी बोल पड़े, अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करना है, कल चले जाएंगे, लड़ो मत आपस में। और वो ज्योति के लिए अंडे खरीदने चले गए। जीत ने गुस्से से ज्योति की तरफ देखा जो लगातार उसे घूरे जा रही थी। थोड़ी देर में पापा जी भी अंडा लेकर आ गए थे। लो ज्योति बेटा। ज्योति अंडों पर झपट पड़ी और ऐसे खाने में जुट गई जैसे मुद्दतों से उसने कुछ ना खाया हो। वो 4 अंडे खा चुकी थी और शेष 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग ज्योति को हैरानी से देख रहे थे। ज्योति बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज़्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जीत ने उसे रोकते हुए कहा, पर ऐसा लग रहा था कि वो ज्योति थी ही नहीं जो जीत की बात सुनती। ऐसा लग रहा था जैसे इस ज्योति को तो उन लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था। 6 अंडे खाने के बाद ज्योति उठकर अपने कमरे में चली गई और सब ने अपना नाश्ता ख़त्म करा। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। जीत भी ज्योति के पास आया और बोला, ये कर क्या रही हो तुम? क्या? मैंने क्या किया? ज्योति ने उसकी बात का अनमने मन से जवाब दिया, अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता ये किस तरीके का बर्ताव कर रही तुम? और इतने अंडे खाने क्या बता थी तुम्हें कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा? जीत अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने मुझे खरीद लिया क्या? ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने जीत को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। फटी फटी सी मर्दानी कर्कश आवाज़ में उधारने लगी, हरामजादे, सुबह से देख रहा हूँ तुझे, तू मेरी जान पर चिल्लाया जा रहा है, कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। ज्योति छोड़ो मुझे, क्या हो गया तुमको? जीत जोर से उसे अपने आप को छुड़ाने के लिए बोलता है। सब लोग दौड़कर उसके कमरे में आ जाते हैं और ज्योति फुर्ती से जीत के ऊपर से हटकर बेड से नीचे खड़ी होकर जीत को संभालने लगती है। जीत क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर ज्योति पूछती है, जैसे उसने कुछ करा ही ना हो। जीत भी अपना गला सहलाते हुए खड़ा होकर बड़ी हैरानी से ज्योति को देखते हुए बोलता है, अब तुम आराम करो, लगता है तुम थक गई हो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे आराम करना चाहिए, जाने कहाँ से इतनी थकान हो गई है, पूरा शरीर मानो टूट रहा है। और इतना कहकर ज्योति गहरी निंद्रा में लीन हो जाती है। घर वाले भी जीत के साथ बाहर आ जाते हैं और सब उससे पूछते हैं कि क्या हो गया था, पर जीत सबकी बात टाल देता है और कुछ नहीं बोलकर चला जाता है। घर वाले अवाक रह जाते हैं जीत को इस तरीके से जाता देखकर। रात के 10 बज चुके थे। जीत घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे और जीत ने ज्योति को भी खाना खिलाकर सुला दिया था और अपने परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना परिवार को बता दी और ये सुनकर जीत की दादी ने किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर जीत जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने बोला, ज्योति लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आई है
और रास्ते में जो घटना घटी है शायद उससे डर गई है। फिर उसके सिर पर भी चोट लगी थी, शायद इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा चेंज है। जीत के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसीलिए दादी चुप हो गई और उन्होंने कुल देवी के दर्शन का प्रोग्राम फिलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी ज्योति की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। पाखी, जो कि जीत की छोटी बहन थी, उसकी हालत भी धीरे धीरे ज्योति की तरह होने लगी। दोनों 5 दिनों में मरनासन हालत में पहुंच गई थी। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी और दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। और अब जीत समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वो उन दोनों को खो देगा। जीत ने पापा से बात करी और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया, बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक कराई, मगर कोई भी उन्हें ठीक ना कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जाते, जहाँ कोई बताता वहाँ उन्हें लेकर जाते, पर कहीं पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए वो घर वाले काफ़ी निराश थे। 1 महीना होने को आया था और बहू और बेटी दोनों बिस्तर लगे हुए थे। उनका बचना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। ये सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। एक दिन किसी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े तांत्रिक को जो कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण सा फ़कीर उनकी बेटियों को क्या कर ठीक कर पाएगा। पर जीत की माँ का मन नहीं माना तो उनके बहुत जिद करने पर वो फ़कीर के पास पहुँचे। उसने उनको देखते हुए ही सब कुछ अपने आप ही बता दिया। फ़कीर बहुत ही पहुँचा हुआ लग रहा था कि कैसे उनकी गाड़ी वहाँ ख़राब हुई और आगे की सारी घटना भी उसने ही बता दी। सब लोग समझ गए कि वो बात सच है। उन्होंने ज्योति के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए थे। दफनाए तब गए थे जब वो जिंदा थे। दोनों ही बहुत खतरनाक लुटेरे थे। एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। गांव के सरपंच ने ही उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मानुसार उन्हें दफनाने के लिए कोई गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ। इसीलिए वो हर किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं भटक रही हैं। केवल ज्योति ही नहीं, कितने लोगों को ये आत्माएं मार चुकी हैं। ये सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और ज्योति और पाखी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने तब उपाय बताया कि हम लोगों को वहीं उन्हीं की कब्र के पास जाना पड़ेगा, ज्योति और पाखी को लेकर, जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है। वहीं पर पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा और आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान घर के सभी लोग वहाँ बैठे होंगे और किसी को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। आप लोग दूर गाड़ी में बैठे रहेंगे, केवल आपकी बेटियाँ, हम उन कब्रों के पास रहेंगे। इस काम के लिए हम लोग कल ही रवाना होंगे, लेकिन आप लोग घर में उन दोनों बेटियों के सामने इसकी चर्चा मत करना। कल हमें कहीं जाना है, ऐसा मत बोलना। अगर पूछे भी तो बता देना कि आप कहीं भी जा रहे हो किसी बहाने से, पर सच मत बताना। दूसरे दिन ही जीत बोलता है, ज्योति उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ? मुझे नहीं जाना, ज्योति ने कहा और पाखी ने यही कहा। तब जीत के पापा ने उन्हें बहुत समझाया तो वो दोनों तैयार हो गई, पर वो रास्ते में पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वो दूसरे गांव में रहता है, जीत ने कहा। इसके बाद उन लोगों ने उन दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया, इसीलिए शायद वो दोनों शांत बैठी थी। पर बाबा ने कहा था कि इसका असर 2 घंटे ही रहेगा, इसीलिए जीत काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहाँ पहुँचकर पूजा की तैयारियाँ पहले ही कर चुके थे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी लेकर आए थे, जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची, ज्योति और पाखी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींच कर लाया गया कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात सा उठा मानो पाखी और ज्योति को अपने साथ उड़ा ले जाए। वो दोनों ही कुछ ही देर में सबकी आंखों के सामने से ही दूर चली गईं। वो दोनों बहुत ही तेज चीख रही थी। इतनी बेबस चित्कार सुनकर सब डर गए थे। पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मच गया था और उसके परिवार के तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। जीत बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको उसके पापा ने पकड़ा हुआ था, वरना तो वो भी कहीं गायब हो चुका होता। पर बाबा ने भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि पूजा के दौरान कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं जाना। गाड़ी के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बाबा ने बना दिया था।
उसी के अंदर गाड़ी को रखने को कहा था और एक बोतल में मंत्रोच्चार करके पानी फूंक कर दिया था और कहा था कि अगर आत्माएं उनके शरीर पर हावी हो जाएं तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वो जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। बाबा के आश्रम पर उनके शिष्यों द्वारा हवन जारी था और बाबा ने यह भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न करना होगा। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो ज्योति और पाखी का क्या हाल है, मर जाएंगी दोनों। जीत ने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, बाबा ने बाहर जाने से मना करा है, पापा ठीक बोल रहे हैं, जीत की माँ बोली। एक पल के लिए जीत शांत हो गया और उधर चक्रवात जितना ज़मीन के ऊपर था उतना ही ज़मीन के अंदर। बाबा लगातार पूजा कर रहे थे। मौलाना जी बराबर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और वो इसलिए क्योंकि जो दोनों लुटेरे थे वो दोनों ही मुस्लिम थे, इसीलिए उनको शांत करने का काम मौलाना जी को भी करना था। उन रूहों को वो खुदा का वास्ता दे रहे थे। सब लोग हैरानी से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे कि तभी चक्रवात के दौरान ही उन दोनों आत्माओं की कब्रें खुल गई और उनकी लाशें बाहर आ गई। उधर समय भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सारी प्रक्रिया पूरी करते करते शाम के 5 बज गए थे। बाबा जी और मौलाना जी सब इस भयावह मंजर को देखकर घबरा गए थे। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आत्माएं इतनी शक्तिशाली होंगी। उन कब्रों के साथ साथ कई और कब्रें भी खुल गई और शायद उन सबको मुक्ति मिल गई थी, सिवाय उन आत्माओं के, क्योंकि दूसरे रूहें वहाँ नहीं आई। जब इनके शरीर को सबने देखा तो सबके होश उड़ गए। हड्डियों के ढांचे बचे थे और कहीं कहीं मांस के सड़े गले टुकड़े। इतनी दुर्गंध आ रही थी कि बयां कर पाना कठिन। ज्योति मर्दाना और कर्कश आवाज में चिल्लाई, बेटा वो रहे हमारे शरीर। बाकी भी अपनी फटी हुई आवाज में बोली, जी अब्बू चलिए। इतना कहकर वो आत्माएं वापस उसी शरीर में प्रवेश कर गई और ज्योति और पाखी बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गई। बाबा ने दौड़कर उन दोनों को रक्षा कवच पहना दिया और जीत की तरफ इशारा करके उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। जीत और उसके पापा ज्योति और पाखी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर गए और उन्हें गाड़ी में बिठाया। अभी वो दोनों बेहोश थी। उन आत्माओं ने अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद उठने की कोशिश करी, पर वो विफल हो गई, क्योंकि दोनों ने ही दुर्घटना के समय अपने अपने पैर गंवा दिए थे। उनके पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, तो वो अपने शरीर को उठा ही नहीं पाए। इसके बाद वो फिर से कब्रिस्तान में मंडराने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। चूँकि आपको पता है कि बाबा ज्योति और पाखी को रक्षा कवच बांधने के दौरान पूजा से उठ गए थे, तो वो दोनों बाबा के शरीर पर हावी हो गई। इधर जीत ने ज्योति और पाखी के चेहरे पर पानी की छींटे डाले तो दोनों होश में आ गई। बड़ी हैरानी से वो दोनों इधर उधर देखने लगी। जीत दौड़कर बाहर आया और बाबा के ऊपर जल छिड़क दिया और आत्माओं ने बाबा का शरीर छोड़ दिया। जीत के पास फूका हुआ पानी था, इसीलिए वो सुरक्षित रहा। बाबा ने मौलाना जी से आत्माओं के शरीर को विधि पूर्वक दफनाने को कहा। अल्लाह का नाम लेते हुए उन्होंने लाशों को विधि पूर्वक दफन कर दिया और इस दौरान उन आत्माओं ने मौलाना जी के ऊपर भी प्राणघाती हमले करे। सभी को बहुत चोटें आईं और लाशों के दफन होते ही आत्माएं चीख चीख कर या अल्लाह रहम फरमा कहते कहते वो तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले का चाबुक उनको लगातार पड़ रहा था। चीखते चीखते हुए उन बाप बेटों की आत्माएं हवा में लीन हो गई और 2 कब्रें खामोश हो गई हमेशा के लिए। जीत ने बाबा को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया था। शाम के 6 बज चुके थे और कब्रिस्तान का माहौल शांत हो चुका था। सब लोग वापस घर आ गए थे और मौलाना जी और फ़कीर बाबा की ड्रेसिंग करवा दी गई थी कि तभी बाहर से सासू माँ बोली, ज्योति बेटा आओ, खाना लग गया है। ज्योति बोली, जी मम्मी आ रही हूँ, कहकर वो वहाँ पहुँच गई। सब लोग काफ़ी समय के बाद बेफिक्र होकर खाना खाने बैठे। पापा हम कल कुलदेवी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी कुलदेवी माँ ने ही हमारी बेटियों को नया जीवन दान दिया है, कल ही चलते हैं। पापा अच्छा बताइए वैसे मुझे हुआ क्या था, ज्योति ने पूछा। तो वो बोले, अरे बेटा कहानी बहुत लंबी है, इलाहाबाद पहुंचकर फुर्सत में जी से सुन लेना। पापा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात का उत्तर दिया, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी जंग खत्म हो गई हो।
ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना गहरा पड़ा कि अगर वो इसे याद भी कर लेता है तो गहरे सदमे में खो जाता है। शायद मुकेश पूरी जिंदगी में उस रात को भूल ना पाए। अब आगे की घटना को जानते हैं मुकेश के नजरिए से। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब लोग साथ में दिल्ली में रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव ज़रूर आते हैं। वैसे मैं आपको एक घटना जो बताने जा रहा हूँ ये तब घटी थी जब हम 2016 मार्च में गांव से वापस अपने घर दिल्ली आ रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से ही पकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन के आने का वक्त रात के 10 बजे का था। मैं और मेरे पिताजी और मेरे बहन भाई हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ रहे थे। हम लोगों ने वही खाना खाया और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेले बैठी हुई थी और मुझे देख रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाँ मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उस तरफ जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी बढ़ रही थी और इसीलिए मुझे थोड़ी बेचैनी सी होने लगी। ऐसा मेरे साथ बहुत पहले से था। भीड़ में मुझे अजीब लगता था, इसीलिए मैं फ़ोन पर किसी से बातें करता हुआ ही चल रहा था ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं तुरंत रुककर पीछे पलटा, पर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से किसी न किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं वहीं जाकर बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे हुए थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठकर दिल्ली आना था। ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डिब्बा ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस गए, पर हमने देखा अंदर बैठने तो क्या, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी इस जनरल बोगी में और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ा दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, और ऐसा हुआ भी। थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी। अब मैं भी थोड़ी देर में जाकर ऊपर की सीट पर सो गया, लेकिन मेरी आंख 2 या ढाई बजे खुली। तब मैंने देखा बोगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे और मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन सब सो रहे थे। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। लोग इधर उधर घूमे जा रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसीलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। पर मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, और ये वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैंने इसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर मैं थोड़ा आगे गया था, तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अब मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वो मुझे आवाज़ देते हुए खुद बोली, सुनो ज़रा रुको तो। मैं पीछे पलटते हुए बोला, हाँ बोलो। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं? मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा,
मुझे तो उस ट्रेन में आगे जाना है। पर मैंने देखा ट्रेन में बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन शायद यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा हाँ चलो छोड़ देता हूँ। और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा एकदम से ही बिल्कुल खून की तरह लाल दिख रहा था और एक आंख उसकी बाहर लटकी हुई थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। एकदम से मेरी चीख निकली और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नुकीले नाखून घुसा दिए थे। मैंने देखा वो स्टेशन जहां अभी इतनी ज्यादा चहल पहल थी और लोग इधर उधर चल रहे थे, वे अब सभी कहीं गायब हो गए थे। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया और वो धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी और मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। वो लड़की धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी थी और मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी और मैं तड़प रहा था। तड़पते हुए मेरी एक चीख और निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया। तो मैंने देखा मैं अभी भी उस ट्रेन में ही था और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ करा, जो कि पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। धड़कनें अभी भी दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। इसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बैठा लिया और मैंने घड़ी में टाइम देखा। अभी रात के 2 ही बज रहे थे। अब मैं उठकर बुगी के वॉशरूम में गया और मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और फिर मुंह धोकर वापस सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफ़र बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूँगा, अब सोना तो है ही नहीं। मैंने बचा हुआ सफ़र जागते हुए ही सीट पर ही बैठकर काटा और जब ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर रुकी तो हम सब भी सामान उतारकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। तब मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था और रात को सपने में भी। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था उससे। मैं अपने घर वालों के साथ ही थोड़ा करीब होकर चलने लगा। उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन के बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरा होश फिर उड़ गया, क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे आगे चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश इसे देख, ये लड़की लखनऊ स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस ट्रेन से हम आए उसी से शायद आई भी होगी और उसी बोगी में थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अजीब तरीके से देखा और फिर बोला, किसकी बात कर रहा है बे? मैंने फिर कहा, जो सामने जा रही है। भैया क्या हो गया, सामने तो कोई भी नहीं है। उसका इतना कहते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की मुझे अब भी दिख रही थी और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो किसी और को नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी, क्योंकि घर लगभग 2 महीने से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना वगैरह खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई भी लेटा हुआ है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से एक बहुत ज़ोरदार चीख निकली और मैं बेड से कूदकर बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता चिल्लाता बाहर भाग रहा था और बाहर मेरे पापा सफाई में लगे हुए थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर मुझे पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ मुकेश बेटा? पर मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। मैं बस बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था
थोड़ी देर में हमारे घर के सभी लोग वहां आ गए और सब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या। पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है। मैं साफ साफ बोल नहीं पा रहा था और हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा पूरी तरह से खाली था। सबने इधर उधर भी देखा पर उन्हें कोई ना दिखा और ना ही कोई बाहर जा सकता था, क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और मेन गेट बंद था। फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा कोई भी नहीं है, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफ़र करके आए हो ना, इस वजह से थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, वहम हुआ होगा तुम्हें। पापा भाई बहन सब लोग यही कह रहे थे, मुकेश तुमने कुछ सपना देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर तो चले गए, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी दहशत में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी मैंने देखा था कि वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी, जो पहले लखनऊ स्टेशन पर मिली और फिर ट्रेन में मैंने उसे देखा, और फिर जब हम दिल्ली उतर रहे थे तब भी मैंने देखा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी को दिख ही नहीं रही थी। यही सब सोचते हुए दहशत के साए में पूरा दिन ख़त्म हो गया और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने को चले गए, मैं भी अपने कमरे में आ गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद करा और बेड पर लेटा, कमरे में लाइट अब भी जल रही थी और मैं अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद जब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया, तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा था। खिड़की बजाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए, मेरे रगों में चलता खून जम सा गया और तभी मेरी एक चीखने की आवाज़ निकली, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से, और उसका एक हाथ कटा हुआ था और चेहरे पर बिल्कुल खून सा। मेरी नज़र उस पर थी और मेरे हाथ में फ़ोन भी था। मैंने फ़ौरन पापा को फ़ोन करा और कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, वो बाहर आ गई है और वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने इतना बोला ही था कि पापा ने भी देरी नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे में आकर बोले, खोलो दरवाज़ा मुकेश। मैंने भी दरवाज़ा खोल दिया और डरा सहमा पापा से लिपट कर रोने लगा। पापा ने कहा, वहाँ कोई तो नहीं है, बाहर है, देखो खिड़की के पास। अपने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उन्हें वो नज़र नहीं आ रही थी। मैं भी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और मुझे अब भी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जब मैं कमरे के अंदर था तब वो मुझे बड़ी विचित्र हालत में दिख रही थी। उसका हाथ काटा था और वो खून से तरबतर थी, लेकिन बाहर अभी वो बिल्कुल सही ठीक ठाक खड़ी हुई थी, अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा, पापा ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा कोई नहीं है बाहर। पापा लाइट जलाकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदे में ले आए और घर के सभी लोग भी जाग चुके थे। पापा भाई बहन सब लोग बैठे थे मेरे साथ बरामदे में, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और बस एक बात कह रहा था कि वो मुझे मार डालेगी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे अब घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, कोई नहीं है, कौन मारेगा तुम्हें, हम हैं यहाँ पर, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें। उसके बाद सबने बरामदे में एक चारपाई रखी हुई थी, उस पर मुझे लेटा दिया, लेकिन वो लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी हुई दिख रही थी और मुझे वो अब भी अपनी डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी। और मैं अपने पापा सबको कह रहा था, ये देखो यहीं खड़ी है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि और किसी को वो दिख ही नहीं रही थी और सब बस यही कह रहे थे, तुम किसी चीज़ से ज़रूर डर गए हो, इसीलिए ऐसे वहम हो रहे हैं तुम्हें। पर अभी तक
जो वो लड़की मेरे सिरहाने के पास खड़ी थी, अब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगी। अब मेरी चीखने की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी थी और मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले बहुत डर गए और मेरी मम्मी भी रोने लगी और पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था घर से थोड़ा दूर, जहाँ पर एक बाबा रहते थे जो कि भूत प्रेत में थोड़ी रुचि रखते थे और ऐसी चीज़ों को जानते भी थे। हमारे पड़ोस के एक भैया बाबा को लेकर उसी वक्त घर पहुंच गए और बाबा ने बरामदे में कदम रखते ही घर के सब लोगों से कहा, दूर हट जाओ, इस लड़के के पास अभी कोई खड़े मत होना। बाबा ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का और कुछ और, ये तो पता नहीं, पर उसके बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा मंत्र पढ़ तो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब अपने बस में नहीं था और मेरे मुंह से अपने आप निकल रही थी। मुझे पसंद आ गया है और मैं इसे पसंद भी हूँ, इसलिए मैं इसे लेकर जाऊंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू? शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा था जो मैं नहीं बोलना चाहता था वो भी। इसको मैंने देखा और ये मुझे पसंद आ गया और मैं इसे पसंद हूँ, इसलिए अब सिर्फ ये मेरा है और मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा शायद समझ चुके थे कि ये क्या है और कौन है, इसीलिए बाबा ने कहा, अच्छा डायन है तू, अभी बताते हैं, रुक। फिर बाबा ने कहा, यहाँ आग जलाने की व्यवस्था करो। पापा ने लकड़ियाँ वगैरह तुरंत लेकर आए और बरामदे में एक लोहे की सरिया को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया। फिर बाबा ने उसे लेते हुए कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा, वरना तुझे इसी अग्नि में भस्म कर देंगे। लेकिन मेरे मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ निकल रही थी और वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको बिना लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद बाबा ने वो गर्म सरिया लाकर मेरे पैर के तलवे पर लगा दिया और मुझे उस गर्म सरिया का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा, उस समय सब लोगों ने देखा कि वो डायन वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा, छोड़ दे वरना पहले तुझे मारूंगी और फिर इन सबको, हट जा मेरे रास्ते से, तुम सबको उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये लड़का चाहिए, अभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा, तभी तू बोलेगी कि मुझे यहाँ से जाना है। बाबा ने इतना कहा और मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ डालने लगे। तभी उसके रोने की आवाज़ बढ़ गई और उसको भागता हुआ देख सब लोग देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि वो एक डायन है, मीरा नाम की। बाबा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले वो रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचा करती थी। एक दिन वो लड़का जिसको वो पसंद करती थी, उस लड़के ने मीरा को मार डाला। उसने उसके चेहरे की ब्लेड से पूरी तरह काट दिया और उसका एक हाथ काटकर उसके शरीर में चाकू से जख्म करके उसे मार दिया और तड़पता छोड़कर मरने के लिए उसे छोड़ दिया। बाबा उसे देखते ही सारी कहानी उसकी समझ गए थे, बस उसके मुंह से सुनना चाह रहे थे। बाबा ने फिर कहा, मुकेश ने इसको देखा होगा और उसको वो अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेश पसंद आ गया होगा। अगर तुम लोग थोड़ा देर करते मुझे बुलाने में तो शायद ये मुकेश की जान भी ले लेती और अपने साथ उसे ले जाती। उसके बाद बाबा ने एक मंत्र पढ़कर ताबीज़ बनाई और मेरे गले में डाल दिया। फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा चले तो गए, पर मैं उसी दहशत में उस रात तो क्या, आने वाली कई रातों तक सो नहीं पाया। मैंने उसके बाद से कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं करा। इस घटना को आज मैंने आप सबके सामने बता तो दिया, लेकिन सच मानो ये कहानी बताते वक्त भी आज मेरी रूह कांप रही है और मैं आज भी उसी दहशत में हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।